हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम 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 टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारे से सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्य तथा ऊर्जा का एक क्विक रिविजन, जहां बहुत ही कम टाइम में हम इस पूरी वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं हम आज की इस कहानी को। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि भैया ये वर्क यानी कि काम होता क्या है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। जो साधारण भाषा में हम समझते हैं ना कि किसी चीज को करना ही काम होता है, क्या फिजिक्स ने भी बोला है कि ये काम है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्थान पर बैठ के पढ़ रही हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है पढ़ाई करने के बाद ये काम कर दो, तुमने बोला कि मैम कि मम्मी मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं सुबह से काम ही तो कर रही थी। पढ़ाई करना भी एक तरीके का काम ही है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना फोकस होना पड़ता है। तो क्या फिजिक्स ने भी उसे काम माना है? मम्मी ने तो खैर काम नहीं भी माना होगा, हो सकता है कई बार मम्मियाँ कहती हैं कि नहीं मेरा ये काम करके देना होगा, लेकिन क्या फिजिक्स ने भी इसे काम माना है? तो चलो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि फिजिक्स की भाषा में वर्क यानी कि काम क्या होता है। इसे समझाने के लिए मैं दो चीजें तुम्हें बताती हूँ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और पेपर में तुम्हें लिख कर भी आनी है। बेटा फिजिक्स ने काम किसे माना है? तो जब भी किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाया गया हो, और जब भी किसी वस्तु पर कोई फोर्स यानी कि बल लगाने पर, क्या कहा बच्चा मैंने कि फोर्स यानी कि बेटा बल लगाने पर वह अपने स्थान से क्या हुई हो, डिस्प्लेस्ड हुई हो, यानी कि क्या हुई हो बच्चे, विस्थापित हुई हो, बस उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क यानी कि कार्य बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क यानी कि कार्य बोलेंगे। फिजिक्स की भाषा में काम क्या होता है, इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो उस वस्तु पर कोई बल लगा हो और बल लगने से वो क्या हुआ हो? डिस्प्लेस्ड यानी कि विस्थापित हुई हो। कार्य वह भौतिक क्रिया है। क्या है भाई? कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में डिस्प्लेस्ड किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुएं से जल को खींचना। जैसे ही हम कुएं से जल को खींचेंगे तो ऑब्वियसली एक फोर्स भी लग रहा है जिसकी वजह से वो पानी हम तक पहुंचेगा, और इसी के साथ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन भी देखने को मिल रहा है। साइकिल चलाना, हमारे द्वारा एक फोर्स, एक बल लगेगा जिसकी वजह से साइकिल जो है आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी, है ना। अगर हम ही अपने पैरों में जो है पैडल नहीं मारेंगे पैरों से, तो फिर क्या साइकिल आगे बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ेगी। तो यानी कि फोर्स लगा, इसीलिए उसमें विस्थापन देखने को मिला है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैम ये विस्थापन क्या होता है, वस्तु विस्थापित होना किसे कहते हैं, इतने से तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण मैंने तुम्हें बता दिया। कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्शन देखते हैं हम किस चीज को लेकर? वर्क को लेकर, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। और वो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से काम करने के लिए दो शर्तों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहला कि वस्तु पर कोई ना कोई क्या लग रहा हो, बल लगना चाहिए, और वस्तु क्या होनी चाहिए? विस्थापित। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही है, कुछ नया तो नहीं है ना, यही सब है ना। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया जाता है। अब फिजिक्स ने ऐसा बोला है कि इनमें से अगर एक शर्त भी रह गई है तो फिर वो काम नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक लड़की जो है भाई, वो एक ट्रॉली को खींचने का काम करती है, तो वह कुछ दूरी विस्थापित होती है, अतः हम क्या कहेंगे कि हाँ सिंपली यहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने एक जो है इसका उदाहरण देख लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, काम के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं कि मैम वर्क हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्या? मैम वर्क यानी कि कार्य हमेशा धनात्मक ही होता है क्या? चलो इस पर हम करते हैं थोड़ी सी चर्चा, और मैं आपको बताती हूँ कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के बारे में। आपको ये तीनों ही स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपको ये तीनों ही स्थितियां देखने को मिलेंगी कि आपको कई बार मिलेगा कि भाई धनात्मक काम भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और कार्य शून्य भी हो सकता है। लेकिन कैसे? जीरो काम कैसे हो सकता है? चलो सारी चीजों को हम वन बाय वन करके समझते
समझते हैं। सबसे पहले तो नियत, एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य, हम इसे जानेंगे। देन हम इसके बाद जानेंगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के बारे में। पहले इसे समझते हैं। किसी नियत बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय दूरी का क्या होता है? गुणनफल होता है। सिंपली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो वर्क है ना वो किसके बराबर होगा, या वर्क के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? बल और विस्थापन। तो ये दोनों के गुणनफल के ये क्या होता है भाई? बराबर होता है। माना बिंदु ए पर एक वस्तु पर नियत F बल कार्यरत है, जिसके कारण वह बल की दिशा में S दूरी विस्थापित होती है तथा बिंदु B पर वो पहुंच जाती है। तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। सिंपली यहाँ पर कहानी छोटू से एग्जाम्पल से बताई गई है, एक डिफरेंट तरीके से बताई गई है, और इसकी डेफिनेशन या डेफिनेशन कह रहे हैं, इसकी जो बोलना चाहिए फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? ठीक है भाई। अब जो मैंने तुमसे बोला कि कार्य धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य कैसे पॉसिबल है, तो चलो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क को हम समझते हैं। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, आप ध्यान से सुनो, यानी कि भाई फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी एक ही दिशा में हो रहा है। सो किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा विस्थापन अगर एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात बल की दिशा और विस्थापन के बीच में भैया जो कोण है वो 0 डिग्री होता है, तो किया गया काम क्या हो जाएगा बच्चे? धनात्मक होगा। हम हवा में ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि किया गया काम तो धनात्मक ही होता है। हाँ होता है, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की भाषा में बात करो कि पॉजिटिव वर्क किस कंडीशन में होगा। सो बल और विस्थापन अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा, है ना, तो फिर वहां पर जो इनके बीच में एंगल या कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री, अर्थात किया गया कार्य क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? एक लड़के के द्वारा वस्तु को स्वयं से दूर ढकेलना इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो फोर्स भी ऐसे लगा रहे हैं, विस्थापन भी ऐसे हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों हो रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं। यदि बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, मतलब फोर्स अगर कहीं लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तो यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है भाई वो कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। फिर तो किया गया काम कैसा होगा भाई? ऋणात्मक होगा, यानी कि बच्चे कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सो वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अर्थात बल के विरुद्ध यहाँ पर काम होगा। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जहाँ धरती भी अपने साइड से एक फोर्स यानी कि बल लगाती है, विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया काम कैसा हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने जान लिया, हमने पॉजिटिव वर्क की कंडीशन जान ली, हमने नेगेटिव वर्क की कंडीशन जान ली। नाउ थर्ड आते हैं, अब हम क्या, काम जीरो कैसे होता है। सो यदि बल तथा विस्थापन कैसे होते हैं भैया? लंबवत होते हैं। क्या बोला मैंने कि भाई अगर बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तो इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, बल की दिशा और विस्थापन के बीच का जो कोण है ना वो 90 डिग्री बनेगा। तो किया गया काम क्या हो जाएगा बच्चे? शून्य यानी कि 0 होगा। यदि कोई कूली सर पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चलता है तो किया गया काम क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि बल ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर कार्यरत होता है तथा विस्थापन क्षैतिज दिशा के अनुदिश लगता है, तब बल और विस्थापन एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? लंबवत, और किया गया काम क्या हो जाएगा बेटा? शून्य यानी कि 0 होगा। दैट्स इट। तो सारे बच्चे पहले तो मुझे यहाँ तक कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको तीनों कहानी अच्छे से क्लियर हो गई हैं। क्या आप लोगों को तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ भाई काम कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जो है शून्य होगा। ठीक है। नाउ मैम ये कार्य और ऊर्जा चैप्टर है तो ऊर्जा के बारे में भी पढ़ लिया जाए। चलो भैया ऊर्जा के बारे में भी पढ़ते हैं। ऊर्जा जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बच्चे? एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? ऊर्जा। भैया अगर मैं किसी काम को कर रही हूं तो मैं काम कब कर पाऊंगी? जब मेरे पास ऊर्जा होगी, कार्य करने की क्षमता होगी, तभी मैं उसको कर पाऊंगी। यस और नो? हाँ या ना? तो मेरे द्वारा उस कार्य को करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाएगी? ऊर्जा यानी कि एनर्जी।
यदि कोई वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है, बिल्कुल होती है। हम किसी भी काम को करते हैं तो एनर्जी लगती है कि नहीं, ऊर्जा लगती है कि नहीं, बिल्कुल लगती है। तथा जिस पर कार्य हो रहा है और उसमें तो ऊर्जा की वृद्धि होगी, क्योंकि उसमें तो काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी काम करते हो तो पहली बात तो आपके पास कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, तब जाके तो तुम वो काम करोगे। और तुम जब वो काम करोगे तो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी, कमी होगी कि नहीं होगी। और जो काम हो रहा होगा उसमें ऊर्जा की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो चूंकि कार्य ऊर्जा के स्थानांतरण से होता है, बिल्कुल सही बोला है, जितना काम होता है वही ऊर्जा की माप होती है। इसी के साथ ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन आता है। सो इसका ऐसा ही मात्रक कार्य के समान ही होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। सो ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चे, जूल होता है। क्लियर? 1 जूल काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है, सो ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है बच्चे किलो जूल। और 1 किलो जूल बराबर होता है किसके, 10⁻³ जूल के बराबर होता है। मैम ये चीजें भी हमें लिखनी होती हैं क्या पेपर में? जी हाँ, बिल्कुल लिखनी होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में ही क्या होता है बच्चे, संग्रहित होता है। उदाहरण के लिए अब इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जब गतिमान गेंद विकेट से टकराती है तो विकेट दूर जाकर गिरता है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक कील को लकड़ी पर रखकर हथौड़े से मारा जाता है तो कील लकड़ी में क्या हो जाती है भाई, धंस जाती है, ये भी इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स होता है, सबसे बड़ा स्रोत होता है। हमें परमाणु के नाभिक, समुद्रों के ज्वार आदि से भी क्या प्राप्त होती है बच्चे, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन मैम ये ऊर्जा किन किन रूपों में होती है? सो ऊर्जा के 2 रूप में यहाँ पर बताने जा रही हूँ प्रमुख रूप से। मेनली एक होती है क्या बच्चे, गतिज ऊर्जा, और एक होती है क्या बच्चे, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, एक होती है बच्चे काइनेटिक एनर्जी और एक होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। एंड दोनों में डिफरेंस होता है। सिंपली अगर मैं तुम्हें बताऊं, सो गतिज ऊर्जा किसका बोध कराती है, गति का, और स्थितिज ऊर्जा किसका बोध कराती है, सो भैया ये स्थिति का बोध कराती है। सो एक में गति का बोध होता है और एक में स्थिति का बोध होता है। कैसे होता है, चलो समझते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को ही उस वस्तु की हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी को हम इससे डिनोट करते हैं कि ई से। किसी नियत वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वेग को प्राप्त करने में वस्तु पर किए गए कार्य के तुल्य होती है। चाल में वृद्धि के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, ½ mv² होगी। मैं आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताती हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है। m बोले तो किसी वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान, और v बोले तो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने ये जाना कि जो गतिज ऊर्जा है वो गति की अवस्था का बोध कराती है, गति की अवस्था में होती है। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, सुनो। जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गतिज ऊर्जा के, क्योंकि ये सभी गति की अवस्था का बोध करा रहे, गति में है। एक गतिशील गोली और एक गतिशील क्रिकेट बॉल, ये भी इसका क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलो साथ ही साथ इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर और मैंने ऐड किए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सूत्र काइनेटिक एनर्जी का जो है ½ mv²। इसके द्वारा व्युत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी मैं तुम्हें बता दूं जो तुम्हें पता होने चाहिए, और वो क्या है, तो भैया वो ये है, किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि बच्चे मास 2 गुना डबल करने पर गतिज ऊर्जा भी कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर किसी वस्तु का मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान मास आधा करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चे, ½ हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की चाल को हम 2 गुना करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा अब 4 गुना हो जाएगी। अगर चाल 2 गुना करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। भारी वस्तु उच्च वेग से गतिमान होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है, जबकि छोटी वस्तु जो है वो कम चाल से गतिमान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है,
अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरी बात समझो, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा किसका बोध करा रही है बच्चे? किसी वस्तु की स्थिति का बोध कराती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, ये h ऊंचाई पर रखा है। क्या कहा मैंने कि जैसे यही ले लो एग्जाम्पल, ये हमने क्या रेखा, जमीन है और ये एक पहाड़ है, हमने रेखा मान लेते हैं पहाड़ है। ये जो कार है वो h ऊंचाई पर है। सो ये जो h ऊंचाई पर है ना, यही इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और काफी हाई होगी यहाँ पर। और जब मान लेते हैं कि ये कार नीचे की तरफ आएगी, जैसे मान लो कि ये स्टाइलस है, ऊपर मैंने इसे h ऊंचाई पर रखा है, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी ये धरती की तरफ क्या होगा, आना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे बच्चे ये नीचे आएगा इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। सबसे ऊपर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, 0 यानी कि 0, और स्थितिज ऊर्जा कैसी थी, ज्यादा हाई थी। लेकिन जैसे ही हम स्टाइलस को छोड़ेंगे तो ये स्टाइलस नीचे नीचे आएगा, स्थितिज ऊर्जा घटती 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 जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। सो वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को ही हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है बच्चे, जूल होता है। क्या होता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। बांध में संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा इसका एग्जाम्पल होगा। छत पर स्थित पत्थर में ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा इसका एग्जाम्पल होता है। घड़ी की स्प्रिंग में उसकी आकृति में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि जब किसी वस्तु को सतह से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्व के विरुद्ध, ऑब्वियसली अगर मैं इसे ऊपर उठाऊंगी तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा ना। सो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और ये कार्य ही वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। धरातल से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को उस वस्तु की धरातल से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध दिए गए कार्य द्वारा ये परिभाषित करती है। यहाँ मैं यही एग्जाम्पल तुम्हें समझा सकती हूँ कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि किस पर है बच्चे, h ऊंचाई पर है। और हाँ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि बच्चे ये जो हमारी स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो वो होता है mgh। यानी कि यहाँ तुम्हें वस्तु का मास पता होना चाहिए, स्मॉल जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कभी न्यूमेरिकल आए तो उसमें ऑलरेडी गिवन होगा, या तो 9.8 देंगे या तो फिर अप्रोक्सीमेटली 10 देंगे। ठीक है, तो वो मिलता है। और हाइट भी तुम्हें पता होना चाहिए, तब उस वस्तु की तुम क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। अगेन बता दूं कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, अभी हम इसे गिराएंगे, मान लो हम इसे छोड़ेंगे, अर्थ इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस स्थिति में क्या होगी, घटती जाएगी। और वहीं पर ये डिक्रीज हो रही है, क्या होगी, घटेगी। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी बच्चे बढ़ती जाएगी। जा नीचे रहा है लेकिन ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो ये पॉइंट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट आ जाओ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप से परिवर्तित होने की इस परिघटना को ही हम ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा निरंतर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, बिल्कुल। और जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गतिज ऊर्जा निरंतर स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अब मैं इसे ऊपर फेंकूंगी तो गतिज ऊर्जा घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब आते हैं सबसे लास्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, ऊर्जा का रूपांतरण। युक्ति है विद्युत मोटर। बेटा इसे रट लेना, याद कर लेना अच्छे से कि विद्युत ऊर्जा का यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। विद्युत जनित्र है, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। भाप इंजन ऊष्मा ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ये ऊर्जा का रूपांतरण हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, सो भाई दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सबसे पहले करना। इसी के साथ साथ प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।